माँ जैसी आंटी। बहुत दिनों बाद अचानक माधुरी का आना मीना को सुखद लगा था। 2-4 दिन तो यूं ही गपशप में निकल गए थे। माधुरी दीदी यहाँ अपने किसी संबंधी के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। जिद करके वे मीना और उसके पति दीपक को भी अपने साथ ले गई। फिर शादी के बाद मीना ने जिद करके उन्हें 2 दिन और रोक लिया था। और सुना, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? माधुरी ने कहा। अब तो दोनों बेटियों का ब्याह करके तुम लोग भी फ्री हो गए हो। खूब घूमो फिरो। अब क्यों घर में बंधे हुए हो? दीदी, अब आपसे क्या छिपाना, मीना कुछ गंभीर होकर कहने लगी। आप तो जानती ही हैं कि दोनों बेटियों की शादी में काफ़ी खर्च हुआ है। अब दीपक रिटायर भी हो गए हैं, सीमित पेंशन मिलती है, किसी तरह घर खर्च चल रहा है। बस कोई आकस्मिक खर्चा आ जाता है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। माधुरी बीच में ही टोक कर बोली, देख मीना, तू अपने आप को थोड़ा बदल। बेटियों के कमरे खाली पड़े हैं, उन्हें किराए पर दे दे। इस शहर में बच्चों की कोचिंग का अच्छा माहौल है। तुम्हारे घर के बिल्कुल पास कोचिंग क्लासें भी चल रही हैं। बच्चे फ़ौरन किराए पर कमरा ले लेंगे। उनसे अच्छा किराया तो मिलेगा ही, घर की सुरक्षा भी बनी रहेगी। माधुरी की बात मीना को भी ठीक लगने लगी थी। उसे खुद आश्चर्य हुआ कि अब तक इस तरह उसने सोचा क्यों नहीं। ठीक है, दीपक घर को किराए पर देने के पक्ष में नहीं है, पर 2 कमरे बच्चों को देने में क्या हर्ज है? बाथरूम तो अलग है ही। माधुरी दीदी के जाते ही पति से बात करके मीना ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। देखो मीना, मैं तुम्हारे कार्य क्षेत्र में दखल नहीं दूंगा, दीपक बोले, पर निर्णय तुम्हारा ही है। सोच समझ कर लेना। क्या किराया होगा, किसे देना है, सारा सिरदर्द तुम्हारा ही होगा, समझी? हाँ बाबा, सब समझ गई हूँ। किराए पर भी मेरा ही अधिकार होगा, जैसा चाहूँ खर्च करूँगी। दीपक तब हंसकर रह गए थे। विज्ञापन छपने के कुछ ही दिनों बाद दोनों कमरे किराए पर उठ गए थे। निखिल और सुबोध दोनों बच्चे मीना को संभ्रांत परिवार के लगे थे। किराया भी ठीक ठाक मिल गया था। मीना खुश थी। किराएदार के रूप में बच्चों के आने से उसका अकेलापन थोड़ा कम हो गया था। दीपक ने तो अपना मन लगाने के लिए एक संस्था ज्वाइन कर ली थी, पर वह घर में अकेली बोर हो जाती थी। दोनों बेटियों के जाने के बाद तो अकेलापन वैसे भी अधिक खलने लगा था। शीना का उस दिन फ़ोन आया तो कह रही थी, माँ, आपने ठीक किया जो कमरे किराए पर दे दिए। अब आप और पापा कुछ दिनों के लिए चेन्नई घूमने आ जाएं। काफ़ी सालों से आप लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ, अब घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे उधर का। रीना भी जिद कर रही है बेंगलुरु आने का। मीना का स्वर उत्साह से भरा था। फ़ोन सुनने के बाद मीना बाहर लॉन में आकर गमले ठीक करते हुए सोचने लगी कि दीपक से बात करेगी कि बेटियां इतनी जिद कर रही हैं तो चलो उनके पास घूम आए। तभी बाहर का फाटक खोलकर एक दुबला पतला कुछ ठिगने कद का लड़का अंदर आया था। कहो, क्या काम है? किससे मिलना है? जी आंटी, मैं राघव हूँ। यहाँ जगदीश कोचिंग में एडमिशन लिया है, मुझे कमरा चाहिए था। अनुनय का भाव था। कहा ना, कोई कमरा खाली नहीं है। पर यह कहकर उसने छोटे से गैराज की तरफ इशारा किया था। मीना का ध्यान भी अब उधर गया। मकान में यह हिस्सा कार के लिए रखा गया था। कार तो आ नहीं पाई। हाँ, पर शीना की शादी के समय इसमें एक मामूली सा दरवाज़ा लगाकर कमरे का रूप दे दिया था। हलवाई और नौकरों के लिए पीछे एक काम चलाऊ टॉयलेट भी बना था। अब यह हिस्सा घर के फालतू सामान के लिए था। इसमें रह लोगे, पढ़ाई हो जाएगी? मीना ने आश्चर्य से पूछा था। हाँ, क्यों नहीं, लाइट तो होगी ना। वह लड़का अब अंदर आ गया था। गैराज देखकर वह उत्साहित था। कहने लगा, यह मेज और कुर्सी तो मेरे काम आ जाएगी, और यह तख्त भी। मीना समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। लड़के ने जेब से कुछ नोट निकाले और कहने लगा, आंटी, ये 500 रुपये तो आप रख लीजिए। मैं 800 रुपये से ज़्यादा किराया आपको नहीं दे पाऊँगा। बाकी 300 मैं 1-2 दिनों में दे दूँगा। अब सामान ले आऊँ? 500 रुपये हाथ में लेकर मीना अचंभित थी। चलो, एक किराएदार और सही, बाद में इस हिस्से को भी ठीक ठाक करा देगी तो इसका भी अच्छा किराया मिल जाएगा। घंटे भर बाद ही वह एक रिक्शे पर अपना सामान ले आया था। मीना ने देखा, एक टिन का बक्सा, एक बड़ा सा पुराना बैग और एक पुरानी चादर की गठरी में कुछ सामान बंधा हुआ दिख रहा था। ठीक है, सामान रख दो।
अभी नौकरानी आती होगी तो मैं सफाई करवा दूंगी। आंटी मुझे झाड़ू दे दीजिए, मैं खुद ही साफ कर लूँगा। खैर, नौकरानी के आने के बाद थोड़ा फालतू सामान मीना ने बाहर निकलवा लिया और ढंग की मेज़ कुर्सी उसे पढ़ाई के लिए दे दी। राघव ने भी अपना सामान जमा लिया था। शाम को जब मीना ने दीपक से जिक्र किया तो उन्होंने हंस कर कहा था, देखो अधिक लालच मत करना, वैसे यह तुम्हारा क्षेत्र है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मीना को यह लड़का निखिल और सुबोध से काफ़ी अलग लगा था। रहता भी दोनों से अलग थलग ही था, जबकि तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस दिन शाम को बिजली चली गई थी तो मीना बाहर बरामदे में आ गई थी। निखिल और सुबोध बैडमिंटन खेल रहे थे। अंधेरे की वजह से राघव भी बाहर आ गया था, पर दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया। वह दूर कोने में चुपचाप खड़ा था। फिर मीना ने ही आवाज़ देकर उसे पास बुलाया, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मन तो लग गया ना? मन तो आंटी लगाना ही है, माँ ने इतनी जिद करके पढ़ने भेजा है, खर्चा किया है। अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारे घर में? बस माँ ही है। पिताजी तो बचपन में ही नहीं रहे, माँ ने ही सिलाई बुनाई करके पढ़ाया। मैं तो चाह रहा था कि वहीं आगे की पढ़ाई कर लूँ, पर माँ को पता नहीं किसने शहर की आईआईटी क्लास की जानकारी दे दी थी और कह दिया था कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में होशियार है, उसे भेज दो। बस माँ को जिद सवार हो गई। माँ की याद में उसका स्वर भरा गया था। अच्छा चलो, अब माँ का सपना पूरा करो। मीना के मुंह से भी निकल ही गया था। सुबोध और निखिल भी थोड़े अचंभित थे कि वह राघव से क्या बात कर रही है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे।